सभी को नमस्कार। मैं जसवीर सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय चोटन। आज इस क्लास में हम भारत की भौगोलिक अवस्थिति पर चर्चा करेंगे। भौगोलिक अवस्थिति पर चर्चा करने से पूर्व हम भारत की सामान्य जानकारी की बात करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार है। और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चाइना है और सेकंड नंबर पे भारत है। भारत की ग्लोबीय स्थिति देखें तो चित्र अनुसार मानचित्र में देख सकते हैं। ये जो विश्व का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, उसमें विश्व मानचित्र को बराबर 2 भागों में विभाजित कर रहा है। उस रेखा का नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है। इसके उत्तर वाला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहलाता है तथा दक्षिण वाला गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हम भारत की लोकेशन देखें तो भारत अक्षांशीय स्थिति के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार ग्लोब को पूर्व और पश्चिम गोलार्धों के आधार पर 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। यह भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। इसके पूर्व वाला गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिम वाला गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। तो अक्षांश के आधार पर भारत की जो लोकेशन है, भारत की जो अवस्थिति है, वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय आधार पर भारत की अवस्थिति पूर्वी गोलार्ध में है। यदि हम दोनों की बात करें एक साथ, अक्षांश और देशांतर के आधार पर यदि ग्लोब को 4 भागों में विभाजित करें तो जो भारत की अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार ये जो रेखा है जीरो डिग्री पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर रही है, यानी विषुवत रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति होगी। इसी प्रकार 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, तो भारत की अवस्थिति पूर्वी गोलार्ध में होगी। और दोनों के आधार पर, अक्षांश और देशांतर दोनों के आधार पर, भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थिति होगी। अब हम बात करते हैं अवस्थिति को थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। अक्षांशीय स्थिति क्या है इसकी? तो जैसा कि भारत के इस मानचित्र में देख सकते हैं, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो मुख्य भूमिका देख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो अक्षांश होते हैं वह उत्तरी अक्षांश भी होते हैं और दक्षिण अक्षांश भी होते हैं। क्योंकि भारत की जो अवस्थिति है वह उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए भारत के जो भी अक्षांश हैं, भारत की लोकेशन को जो डिफाइन करते हैं, वह अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे।
तो मुख्य भूमि का जो विस्तार हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो लगभग 3214 किलोमीटर है। जो 8 डिग्री 4 मिनट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का वो कन्याकुमारी है। इसी प्रकार 37 डिग्री 6 मिनट जो भारत का उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कोल कहलाता है, वो जो जम्मू कश्मीर में है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इसी प्रकार जो भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो इस दोनों में अंतर है, मुख्य भूमि का जो अंतर है वो 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर होगा। यदि हम भारत की कुल द्वीपों सहित संपूर्ण भूमि की बात करें, जो हमने पहले बात की 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत की मुख्य भूमि, भारत का जो मानचित्र दिखाई दे रहा है उसके अनुसार है। लेकिन हम यदि द्वीपों को भी शामिल करें, जिसमें मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप का जो विस्तार है वो भारत से जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी उससे भी दक्षिण की ओर है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह काफ़ी विस्तार पूर्वक फैला हुआ है। तो भारत की द्वीपों से मुख्य भूमि का जो अक्षांश से विस्तार की बात करें तो वो लगभग है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो जो भारत का उत्तरी छोर है वो तो लगभग 37 डिग्री 6 मिनट है, लेकिन दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग रहेगा, और द्वीपों सहित बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांश से विस्तार रहेगा। तो 6 डिग्री जो 45 मिनट है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार द्वीप हैं उसका दक्षिणी बिंदु है, और 8 डिग्री 4 मिनट जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है। इसी प्रकार भारत का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट पर इसकी अवस्थिति है। अब हम बात करते हैं भारत में से एक मुख्य अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत के लगभग मध्य में से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर ये गुजरती हैं। 8 राज्यों में यदि बात करें तो 8 राज्य पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। यानी पश्चिम से पूर्व का ये क्रम रहेगा: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा के उत्तर स्थित भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, और कर्क रेखा के जो दक्षिण वाला भाग है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो कर्क रेखा के दक्षिण में जो भारत का हिस्सा है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जबकि उससे दक्षिण जो उसके उत्तर में जो स्थित क्षेत्र हैं वह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। यदि राज्यों की बात करें तो भारत के लगभग 12 राज्य पूर्ण रूप से शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित हैं। 8 राज्य उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र दोनों में स्थित हैं, क्योंकि 8 राज्य वही हैं जो जिनमें से कर्क रेखा गुजर रही है, और 8 राज्य ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं। कर्क रेखा की सर्वाधिक जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है तथा न्यूनतम लंबाई त्रिपुरा में है। अब अक्षांश से विस्तार जो भारत का 29 डिग्री के लगभग है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। अधिक अक्षांश से विस्तार के कारण दिन रात की अवधि पर भी प्रभाव पड़ता है।
तो केरल और तमिलनाडु में सबसे बड़े दिन व सबसे छोटे दिन की अवधि में न्यूनतम अंतर रहता है, क्योंकि अधिक अक्षांश विस्तार के कारण दिन रात की अवधि में इसमें प्रभाव इसका पड़ता है। तो केरल और तमिलनाडु में इसका जो दिन की अवधि है, सबसे बड़े दिन या सबसे छोटे दिन की बात करें तो अवधि में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है और लगभग वो 45 मिनट का अंतर रहता है। लेकिन जो उत्तर वाला हिस्सा है, भारत का उत्तरी भाग है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य स्थित है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश स्थित है या लद्दाख हैं, उनमें ये अंतर लगभग 5 घंटे का हो सकता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है 0 डिग्री से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर दिन रात की अवधि में लगातार प्रभाव पड़ता है, दिन छोटे बड़े होते रहते हैं, इस कारण इसका प्रभाव ये देखा जा सकता है। इसी प्रकार भारत का जो उत्तरी भाग है वो विषुवत रेखा से काफ़ी दूर होने के कारण उत्तरी भाग, जिसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, ये क्षेत्र विषुवत रेखा से काफ़ी दूर होने के कारण सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त करते हैं, अतः कम सूर्यताप यहाँ प्राप्त होता है, जिससे शीत ऋतु अधिक कठोर होती हैं। जबकि दक्षिण जो भाग है भारत का, उसमें विषुवत रेखा से कम दूरी पर स्थित होने के कारण सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, अतः सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है। तो अक्षांश विस्तार का ये प्रभाव देखा जा सकता है। 0 डिग्री के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ तापमान भी अधिक रहेगा और जो दिन रात की अवधि है उसका भी अंतर कम रहेगा। लेकिन जो भूमध्य रेखा से अधिक दूर स्थित हैं, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य हैं या लद्दाख हैं, उनमें तापमान भी कम प्राप्त होगा, जिससे शीत ऋतु कठोर होगी और जो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे दिन है उसकी अवधि का अंतर भी काफ़ी होता है, लगभग भी 5 घंटे का भी हो सकता है। तो इस संक्षिप्त क्लास में हमने भारत की भौगोलिक अवस्थिति पर अक्षांशीय जो अवस्थिति हैं, अक्षांशीय विस्तार क्या है, कर्क रेखा के क्या प्रभाव हैं, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती हैं और अक्षांशीय विस्तार का क्या मुख्य रूप से प्रभाव है, इस पर हमने चर्चा की थी। अगली क्लास में हम भारत के भौगोलिक अवस्थिति का जो देशांतरीय विस्तार है उस पर चर्चा करेंगे।